जय हिंद दोस्तों। हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतर ढंग से कवर करने वाले हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से पिछले इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद ज़रूरत के हिसाब से आप इसका शॉर्ट में नोट्स बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप इसका अच्छे से रिवीजन कर सकें। दोस्तों जो लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा। एक रेलवे एग्ज़ाम के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे हमने बायोलॉजी जितनी भी रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट करी है। और अब हम फिज़िक्स चालू कर दिए हैं, जिसमें से फिज़िक्स के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा वीडियो है जिसका नाम है टॉपिक का ध्वनि। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसके हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद नोट्स अपने अकॉर्डिंग आप इसको डिज़ाइन करते चलिए, बनाते चलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और वो लोग सीरियस होकर पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साउंड यानी ध्वनि किसे कहा जाता है। तो शुरुआत बिल्कुल जैसे जिस तरीके से हम अपनी पिछली क्लासों में करते हैं कि सारी एनसीईआरटी जो भी क्लासें आपको मिल रही हैं मेरी तरफ से जीएस से रिलेटेड सारी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से इन चीज़ों को हम निकाल करके आपके लिए लाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि की क्या परिभाषा होती है, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखते हैं ध्वनि यानी साउंड। तो ध्वनि क्या है? तो ध्वनि वह ऊर्जा का एक रूप है जो हवा के कणों में कंपन के रूप में हवा के माध्यम से गमन करता है या फिर यात्रा करता है। तो ये क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है। अब ध्वनि 3 माध्यम ठोस, द्रव और गैस यानी कि ध्वनि तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। ठीक है। आपको पानी के अंदर भी सुनाई देगा यानी कि पानी में भी सुनाई देगा, गैस यानी कि हवा में भी सुनाई देगा और ठोस में भी आप अगर उसको हथौड़े से पीटोगे तो उससे भी साउंड निकल के आएगी। ठीक है। तो ये है कि ध्वनि तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो डेसिबल इसका मात्रक होता है जिससे ध्वनि को मापा जा सकता है, मात्रक होता है। ठीक है। यह निर्वात में नहीं गमन कर सकती। क्यों? क्योंकि इसमें वायुमंडल नहीं होता। आप निर्वात में ध्वनि को नहीं सुन सकते हो। ये बात आप समझ गए कि यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके चलने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है और निर्वात में वायुमंडल नहीं होता है, तो ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अब यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंगों को भी हमने बताया था कि यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका बहुत डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं, तो वहाँ से जा कर के आप इसको देखिएगा। रेलवे एग्ज़ाम के नाम से एक चैनल बना है, वो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप इसको जा कर के देख लीजिएगा। चलिए, लेकिन आपको ये बताते हैं कि तरंग कितने प्रकार की होती है। तो देखो दोस्तों, जो तरंग होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तरंग होती है जिसको कहते हैं यांत्रिक तरंग, एक तरंग होती है जिसको कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब यांत्रिक तरंग भी 2 टाइप की होती है। अब यांत्रिक तरंगे कौन कौन सी 2 टाइप की होती हैं? तो एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। तो जो हमारी हमने आपको बताया कि जो ध्वनि है वो हमारी कैसी तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है। अब यांत्रिक में भी कौन सा भाग है? तो वो अनुदैर्ध्य का भाग है। अभी इसको थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? तो यह तरंगे ठोस और द्रव में चल सकती हैं या कण के चलने की दिशा के लंबवत गमन करती हैं। और ये अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? तो यह तीनों माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस में चल सकती हैं, लेकिन यह गैस में नहीं चलती हैं। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे। यस, देखो अनुप्रस्थ तरंगे लंबवत गमन कर रही थी ये, लेकिन यह समानांतर गमन करती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अब दोनों के उदाहरण अब देख लिए जाए कि क्या होंगे। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। देखो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण तनी डोरी की तरंग, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग, सितार की तरंग। तो ये जो आप तरंगे को देख रहे हो ये किसके हैं? अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। और अनुदैर्ध्य स्प्रिंग की तरंग और ध्वनि की तरंग
ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब हैं अनुदैर्ध्य के। और यही हमारा आज का टॉपिक है ध्वनि तरंग। तो ध्वनि जो है तो वो किसके अंतर्गत आया? तो अनुदैर्ध्य के अंतर्गत आया। और अनुदैर्ध्य किसके अंतर्गत आता है? तो अनुदैर्ध्य आता है यांत्रिक तरंग के अंतर्गत। तो यांत्रिक को ही तो दो भागों में हमने डिवाइड करा है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो आप ये अच्छे से बात समझ गए कि सर अनुप्रस्थ तरंग है तो यांत्रिक तरंग है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के रूप में बटी हुई है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में आती हैं। अगर आपको तरंग का डिटेल वीडियो पढ़ना है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से तरंग का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक तो हम अच्छे से बात समझ गए कि हमने पढ़ा कि ध्वनि क्या होती है और ये तीनों माध्यम में गमन कर लेगी। इसका मात्रक डेसिबल में होता है या निर्वात में भी, निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि वायुमंडल नहीं है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है यानी यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तरंग के बारे में हमने छोटी सी डिटेल यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दी। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ध्वनि की चाल, जिससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्वनि की चाल से क्या क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि की चाल से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपको स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम, वायु और निर्वात इनसे तुलना करने को दिया जाए और ऑप्शन में आपसे दे दे कि सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होगी, तो स्टील में होगी। यानी कि अगर आप स्टील नहीं होगा तो फिर लोहा होगा, लोहा नहीं होगा तो एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा तो फिर वायु होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है? स्टील में होती है। और चाल किस में नहीं होगी? तो निर्वात में सबसे कम होगी, यानी निर्वात में ध्वनि नहीं गमन कर सकती है। क्यों? ऊपर रीजन बताया कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है। अगर इसके चाल का क्रम भी देख लिया जाए तो ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्रम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि ध्वनि के चाल का जो क्रम होता है तो ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में, और निर्वात में क्या होती है? तो यह 0 होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने आपको बात बता दी कि निर्वात में सर ध्वनि गमन नहीं कर सकती क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि आवृत्ति के आधार पे जो ध्वनि तरंगों का जो विभाजन किया गया है वो कैसे करा गया है, और इसी से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि तो आवृत्ति के आधार पे ध्वनि तरंगों का जो विभाजन किया गया है वो 3 टाइप से किया गया है। अब ये 3 प्रकार कौन से हैं? तो इन 3 प्रकार को हमको अच्छे से उदाहरण के सही समझना है। 3 प्रकार, पहला जो इसमें प्रकार है वो है श्रव्य तरंग। ठीक है, पहला प्रकार क्या है? तो पहला प्रकार सर इसमें है श्रव्य तरंग का। ठीक है, तो श्रव्य तरंगों में से क्या क्या आएगा इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर है दूसरा है पराश्रव्य तरंग, तीसरा है आश्रव्य तरंग। अब श्रव्य तरंगे में कौन कौन से उदाहरण आएंगे, डायरेक्ट आपको उदाहरण से क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज़ को बहुत हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इससे डायरेक्ट उदाहरण से क्वेश्चन पूछता है, या तरंग की आवृत्ति कितनी रही होगी इससे बात पूछता है। तो चलिए इसी को हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं श्रव्य तरंग, ठीक है, तो श्रव्य तरंग, जिन तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते उनको हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं। सीधी सी नॉर्मल सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ा सा आपको परिभाषा में दिमाग लगाना है कि जिन तरंगों को कान हमारे सुन नहीं सकते हैं वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी? 20 से 20,000। इस बात को आप याद रखिएगा, 20 से 20,000 की बात कर रहे हैं। 20 से 20,000 तक की हर्टेज होती है किसमें? श्रव्य तरंगों में। उदाहरण, मनुष्य की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, ढोल शहनाई की ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? तो श्रव्य तरंगों के अंतर्गत। बस उदाहरण और इसका किसमें आता है, कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुनी जा सकती है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। आपको बिल्कुल दिमाग लगा के चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब देख लेते हैं पराश्रव्य तरंग। जिन तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। लो, ये भी बात हो गई। इसमें तो भाई ये सुन सकते हैं और इसमें नहीं सुन सकते हैं। तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो 20,000 हर्ट्ज से प्लस में होनी चाहिए, वो होगी पराश्रव्य तरंगे। इसमें जैसे उदाहरण में चमगादड़, डॉल्फिन, बंदर, इनकी जो आवाज़ होती है वो ईसीजी में प्रयोग जो तरंग होती है, जो किडनी तोड़ने, किडनी के मतलब क्या होता है, किडनी में जो पथरी हो जाती है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है,
जिस तरंग का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा सोनार में जो तरंग प्रयोग होती है तो वो कौन सी होती हैं? सारी पराश्रव्य तरंगें होती हैं। आश्रव्य तरंग क्या होती हैं? इन तरंगों को भी मानव सुन नहीं सकता। तो देखो, इसको मानव नहीं सुन सकता, इसको मानव नहीं सुन सकता। मानव सिर्फ सुन किस तरंग को सकता है? श्रव्य तरंग। तो ये बड़ा आसान है आपको याद करना कि श्रव्य तरंग को ही मनुष्य सुन सकता है, इसके अलावा पराश्रव्य और अश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसकी जो आवृत्ति थी 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसकी आवृत्ति थी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और इसकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से कम। तो बस ये आपको मूल डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अब इन तरंगों को कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं, किनको? आश्रव्य तरंगों के। इनके उदाहरण देखते हैं, हमको उदाहरण से ही तो क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो उदाहरण हम लोग देखेंगे, तो इसमें भूकंप से पृथ्वी के कंपन में जो ध्वनि होगी, वो जो तरंग होगी, उसको ज्वालामुखी से उत्पन्न तरंग, उल्का पिंड गिरने से उत्पन्न तरंग। तो ये आपका आएगा आश्रव्य तरंग। चमगादड़ वगैरह आएगा पराश्रव्य तरंग, और जो मनुष्य के कान सुनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग श्रव्य तरंग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इनके उदाहरण और कितनी हर्ट्ज से कितनी हर्ट्ज तक इसकी ध्वनि को हम लोग साउंड को इसकी सुन सकते हैं और किसको नहीं सुन सकते हैं। अगर नहीं सुन सकते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, उसके क्या मुख्य रूप से उदाहरण हैं। चलिए, तो ये बात हमने अभी यहाँ पे समझ ली कि आवृत्ति के आधार पे तरंगों का विभाजन किया गया। वो उसके तीन टाइप्स में, तीन पार्टों में उसको बांटा गया। एक था श्रव्य, दूसरा था पराश्रव्य और तीसरा था आश्रव्य। इन चीज़ों को हमने अच्छे से समझ लिया यहाँ पे। अब देख लेते हैं मानक ध्वनि स्तर क्या होता है, यानी कि वो कौन सा स्तर होता है जहाँ से मनुष्य को अगर उतने डेसिबल की ध्वनि को सुनाया जाए तो उसके कानों को चुभन नहीं होगी, उसको हानि नहीं होगी, उसको किसी तरीके से क्षति नहीं पहुँचेगी। तो देखिए, इसके लिए एक मानक निर्धारित है। उस मानक को हम लोग यहाँ से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला क्या है कि मानव के कान के लिए जो मानक ध्वनि है 30 से 60 डेसिबल है। मानव के कान के लिए शोरगुल की जो सीमा है वो 80 डेसिबल है। शांत क्षेत्र में शोर का स्तर होना चाहिए वो 50 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में शोर का स्तर होना चाहिए 55 डेसिबल, और व्यापारिक क्षेत्र में शोर का स्तर होना चाहिए 65 डेसिबल। तो ये जो एक मानक है, ये मानक दिए गए हैं। इन्हीं तरीके से ध्वनि को एक मानक के रूप में दिखाया गया है कि मानव के लिए, कान के लिए कितनी ध्वनि प्रिय होती है जिसको मानव आराम से उसको सुन सकता है। तो 30 से 60 डेसिबल तक हमें चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से सुनाई देती हैं। और हानिकारक ध्वनि की बात करें तो 80 डेसिबल से अगर ऊपर जाती है तो वो ध्वनि क्या होती है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित होती है। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं ध्वनि की चाल पे ताप दाब का प्रभाव क्या होता है। चलिए, आगे हम लोग समझ लेते हैं कि ध्वनि की चाल पर ताप दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर हम लोग देख लें कि दाब का प्रभाव, यानी समान ताप पर गैसों में ध्वनि की चाल, यहाँ पे दाब होगा तो दाब पर गैसों में ध्वनि की चाल, यानी कि अगर दाब ज़्यादा होगा तो ध्वनि की चाल नहीं बदलेगी, यानी कि ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि दाब अगर आप कितना भी उसमें बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ताप की बात करें, समान ताप पे गैसों में ध्वनि की चाल पे माध्यम में अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हो ध्वनि के लक्षण या गुण। तीव्रता देखते हैं, इंटेंसिटी, इसके बाद तारत्व देखते हैं यानी पिच के बारे में। तो इससे क्वेश्चन आता है, तीव्रता से भी आता है और तारत्व से भी आता है, यानी पिच से भी आता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे अगर इंटेंसिटी की बात करी जाए, यानी तीव्रता की बात करी जाए कि ध्वनि की तीव्र सुनाई देना, यानी कि तीव्रता क्या कहलाती है, तो ध्वनि का तेज सुनाई देना, तीव्र सुनाई देना तीव्रता कहलाता है। तीव्रता का जो मात्रक होता है उसको डेसिबल में नापते हैं। इस तरीके से हमने आपको बताया था, ये डेसिबल का सिंबल होता है, इसी तरीके से उसको मापते हैं। और तारत्व क्या होता है, ध्वनि का मोटा या पतला या तीक्ष्ण होना ही तारत्व कहलाता है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये बात आप याद रखिएगा, किस पे निर्भर करता है, तो आवृत्ति पे निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि किस पे निर्भर करेगा, वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगा। आवृत्ति ज़्यादा मतलब ध्वनि का तारत्व
ज़्यादा। आवृत्ति ज़्यादा होगी तो ध्वनि का तारतम्य ज़्यादा होगा। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो लड़कियां होती हैं और छोटे बच्चे होते हैं उनकी ध्वनि का तारतम्य ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने की वजह से उनकी साउंड क्या होती है, बहुत पतली होती है। और जो लड़कों के तारतम्य की बात करा जाए तो लड़कों का जो तारतम्य होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से उनकी आवाज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि जो उसका ध्वनि का पतला मोटा होना वो किस पे डिपेंड करता है, तो तारतम्य पे डिपेंड करता है। और तारतम्य किस पर डिपेंड करता है, तो तारतम्य डिपेंड करता है ध्वनि की आवृत्ति पर। बस दो बात आपको याद रखना है कि ध्वनि का पतला मोटा होना किस पे डिपेंड है, पिच पे डिपेंड है, यानी तारतम्य पे डिपेंड है। और तारतम्य किस पे डिपेंड है, तो ध्वनि की आवृत्ति पर डिपेंड है। चलिए, यहाँ तक आपने सारी चीज़ें समझ ली। अब एक कभी कभी डॉपलर प्रभाव भी पूछ लेता है। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है, तो डॉपलर प्रभाव किससे रिलेटेड है, तो डॉपलर प्रभाव है वो ध्वनि से रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोगों ने अभी क्या करा कि अभी हम लोगों ने ध्वनि के बारे में जितना इम्पोर्टेंट सेगमेंट था ध्वनि से रिलेटेड, क्योंकि ध्वनि और तरंग दोनों को रिलेटेड है एक दूसरे से टॉपिक, तो उनको एक साथ आपको पढ़ना चाहिए। तरंग हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसके बाद ध्वनि इसमें कंप्लीट करिए, तो इन दोनों टॉपिक को आप एक साथ नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो ये जो ध्वनि का टॉपिक था ये थ्योरी सेक्शन इसका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्रीवियस और क्वेश्चन कैसे इससे पूछे गए हैं, हम लोग उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछले साल एग्जाम में किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य किस आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से अधिक, या 20 से 20,000 हर्ट्ज, या 10 से 15 हर्ट्ज। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो मनुष्य ध्वनि सुन सकता है वो होती हैं कौन सी, श्रव्य तरंगे। अब जब श्रव्य तरंगे होंगी तो श्रव्य तरंगों का कितना मानक होता है, कितनी तीव्रता पर डिपेंड करती हैं, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य आसानी से सुन सकता है। देखो दोस्तों, जो लोग सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं वो नोट्स बनाते चलें। अपना एक तरफ से जितने भी वीडियो हमने डाले हैं रेलवे के लिए वो अपना एक तरफ से नोट्स बनाते चलें। जल्दी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर हम फिजिक्स के पहले लेकर के आएंगे और कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद केमिस्ट्री करा देंगे। ठीक है, फिर हम अपना जीएस के अन्य पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम से पहले हम जीएस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब अगला देख लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है। ऑप्शन एक है पास्कल, दूसरा डेसिबल, तीसरा डॉपलर, चौथा प्रकाश वर्ष। तो बताइए ध्वनि की तीव्रता मापने का ये यंत्र कौन है, तो किससे मापते हैं ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल से मापते हैं। आपको बताया था कि डेसिबल इस तरीके से डी और बी करके लिखा जाता है, डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारतम्य ऑप्शन है तीव्रता पर, आयाम पर, वेग पर, या आवृत्ति पर। तो हमने बताया था कि ध्वनि की जो तारतम्य होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये ऊपर हमने आपको बताया कि किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, ऑप्शन है ठोस, वायु, निर्वात, जल। तो हमने आपको एक सीक्वेंस बताया था कि ध्वनि की चाल सबसे पहले अगर देखा जाए ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, इस तरीके से हमने आपको बताया था। तो अब अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो आप बताएंगे सर ठोस में। निर्वात में तो ध्वनि की चाल 0 होती है, यानी कि उसमें कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो ये भी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे मैंने अपने नोट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिजाइन नहीं किया है, ये क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं को यहाँ पे हमने लिखा है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, या भूकंपीय तरंग है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में हमें देना है, आप कमेंट करके इसका जवाब बताइएगा। आपने अगर क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप बता देंगे। ध्वनि नहीं गुजर सकती है किस माध्यम से, ठोस से, द्रव से, गैस से, निर्वात से। तो बताइए ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है, तो हमने बताया कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि निर्वात में कोई वायुमंडल नहीं होता है, इस वजह से ध्वनि वहाँ से गमन नहीं करती है।
तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है जल्दी इसका। अब कोशिश ये करते हैं कि आपके जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपके वीडियो थोड़ा सा जल्दी आए, ठीक है। तो अब समस्याएं भी बताई थी किस वजह से वीडियो क्लास डेली नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्दी कोशिश करके चीज़ों को शेड्यूल करते हैं और आपके लिए क्लास जल्दी से जल्दी लेकर के आने का प्रयास हम भरसक प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका नुकसान ना हो और आप अच्छे से चीज़ों को कर सकें। वैसे भी आपसे हमने कहा है कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपका जीएस वाला सेगमेंट हम कंप्लीट कराएंगे, भले ही आपको नोट्स ही क्यों ना प्रोवाइड कराने पड़ जाएं, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले जो वादा करा है वो चीज़ें हम करेंगे कि आपका एग्ज़ाम से पहले पहले आपका ये सिलेबस पूरा जीएस का कंप्लीट कराएंगे, चाहे वो नोट्स के माध्यम से कराएं या फिर वीडियो क्लास के माध्यम से कराएं, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं कि चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी क्योंकि क्लासें कंटिन्यू होती रहती हैं। चलिए तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए चैनल को, ताकि और आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें और बेहतर नोट्स आपको एनसीईआरटी नोट्स उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे जितने भी वीडियो डालें या चैनल में कोई भी अन्य चीज़ों के बारे में आपको अवगत करें उसकी जानकारी आपको समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।